हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिशन गुरुकुल। मिशन गुरुकुल के डेली करंट अफेयर सेशन में आपका स्वागत है। तो बिना डिले के स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और आज का सेशन हमारा फोकस्ड होगा 9 जून के न्यूज़ पे। तो स्टार्ट करते हैं सेशन। सबसे पहले रिवीजन के जो क्वेश्चंस मैंने दे रखे थे उनको सॉल्व कर लेते हैं। तो कल हमने देखा था कि कैसे यूएनएससी में इंडिया का सिलेक्शन होने वाला है, तो उसके लिए उन्होंने बुकलेट भी लाए थे और 5S स्ट्रैटेजी भी दी थी, और वो 5S भी मैंने बताए थे। आज क्वेश्चन कर लेते हैं यूएनएससी, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई भी यूएन के ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी यूएन के बॉडीज आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं यूपीएससी बेस्ड एग्जाम्स में। तो चलिए उसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग यूएनएससी। और इसमें हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है। तो कल हमने देख लिया था कि कैसे इंडिया इज सेट टू बिकम नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ यूएनएससी फॉर द 8th टाइम। तो ये स्टेटमेंट सही है। इंडिया रिटर्न करेगा आफ्टर ए डेकेड, और ये कब 2021 तक एक्सपेक्टेड है। तो ये भी स्टेटमेंट सही है। जनरल असेंबली इलेक्ट्स 5 नॉन परमानेंट मेंबर्स आउट ऑफ टोटल 15 फॉर 2 years ऑफ टर्म। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि नॉन परमानेंट मेंबर की संख्या 10 होती है और जो 5 मेंबर्स होते हैं वो आपके परमानेंट मेंबर्स होते हैं। तो ये स्टेटमेंट आपका गलत हो गया। तो ये आंसर ये आपका सी हो गया। और एक और स्टेटमेंट हमने दिया था कि कैसे इलेक्शन होता है। तो 2/3 जो देश हैं, जो रीजन्स में डिवाइड होता है, और उन रीजन्स के आपके 2/3 जो मेंबर्स हैं, उन सॉरी रीजन्स के नहीं, मतलब टोटल जो आपके यूएनएससी मेंबर्स हैं, जैसे 193 अगर मेंबर्स हैं, तो उसमें से आपके 2/3 को सपोर्ट करना होगा, तभी आपका सिलेक्शन होगा। पास्ट में इंडिया रिसेंटली अराउंड आई थिंक 1996 के आसपास जापान से हारा है। उससे पहले पाकिस्तान से भी हार चुका है। तो ऐसे ट्रिवियल कभी कभी बनाते हैं कोई लोग क्वेश्चन, अगर बहुत ही ज़्यादा वो रिसर्च स्कॉलर को क्वेश्चन बनाने के लिए दे देंगे, तो ऐसे ही टॉपिक्स डाल देंगे। तो ये जानकारी के लिए था, इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है कि कहाँ से डाटा आया, कहाँ से फैक्ट्स आया। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग यूएनएससी एंड चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। दूसरा क्वेश्चन भी हमारा यूएनएससी पे है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ये क्या है? ये ऑर्गन ऑफ यूनाइटेड नेशन है। बिल्कुल सही। आपको सारे ऑर्गन्स यूनाइटेड नेशन के पता होने चाहिए, और ये हम लोग कवर भी करेंगे। सिक्योरिटी काउंसिल कंसिस्ट ऑफ 15 मेंबर्स। तो ये भी स्टेटमेंट सही है। 10 आपके क्या हैं? अभी देखा हमने कि 10 आपके नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं और 5 आपके परमानेंट मेंबर्स हैं। और जो 5 परमानेंट मेंबर्स हैं उसमें क्या क्या है? यूके, रसिया, जर्मनी, चाइना, यूएस। तो इसमें जर्मनी आपका रॉन्ग है, जर्मनी नहीं है, और ये फ्रांस है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी आपका गलत हो गया। तो ये आपका आंसर क्या हो गया? इसका सी हो गया। अब परमानेंट मेंबर जो है उनके पास वीटो पावर होती है, ये तो हम सब लोगों ने जान रखा है और ऑलमोस्ट सबको पता होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये एक टर्म आपके न्यूज में रहा है। तो क्या है? ये एक जायंट एस्टेरॉइड है जो कि एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इंडिया के पास से गुजरेगा। तो ये स्टेटमेंट सही है। और इट इज एक्सपेक्टेड टू पास एट अ सेफ डिस्टेंस, इन जून में ये पास करने का। तो ये भी स्टेटमेंट सही है। नियर अर्थ ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं उसका डिफिनीशन हमने दे दिया है, और साथ ही साथ हमने ये भी दिया है कि विच जो नियर अर्थ ऑब्जेक्ट्स होते हैं उसको पोटेंशियली हैजार्डस भी बोला जा सकता है, कि अगर उसका कुछ टूटे हुए पार्ट या जो जैसे अगर कोई पास से जा रहा है, लेट्स से एस्टेरॉइड, तो जरूरी नहीं है कि एस्टेरॉइड आपसे टकराए, लेकिन उसके जो पार्ट्स हैं वो टूट टूट के, या फिर जो कॉमेट है उसके पार्ट्स, क्योंकि उसकी उनकी ग्रेविटेशनल पुल ज़्यादा नहीं होती है, तो अर्थ की जो ग्रेविटेशनल पुल है वो एस्टेरॉइड्स को तोड़ देती है। तो छोटा छोटा टुकड़ा है वो आपका अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल के कारण टूट के आपके अर्थ पे गिरता है। जरूरी नहीं है कि एस्टेरॉइड पूरा टकरा जाए, लेकिन इसका पार्ट टूट के गिरता है, इसलिए इसको हैजार्डस कैटेगरीज में भी डाला जाता है। तो इस ऑब्जेक्ट को हैजार्डस कैटेगरी में नासा ने डाला है, और ये नियर अर्थ ऑब्जेक्ट है। तो ये आपका स्टेटमेंट गलत हो गया। तो इसका आंसर हो गया डी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट हमने देख रखा है कि कैसे इसको वर्ल्ड बैंक रिलीज करता है। तो ये स्टेटमेंट तो आपका डायरेक्टली गलत हो गया। ये हमारे प्रोजेक्शन इसने निकाले हैं अभी रिसेंटली रिपोर्ट में, और रिपोर्ट कहता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज बीन सेलिंग गवर्नमेंट बॉन्ड्स टू ईज फाइनेंशियल कंडीशंस। तो ये बिल्कुल गलत है। अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अगर बॉन्ड बेचेगा, लेट्स से बॉन्ड अगर बेच रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं? लोग पैसे दे रहे हैं गवर्नमेंट को, यानी लोगों का पैसा है वो गवर्नमेंट के पास जा रहा है।
ठीक है। तो लोगों का पैसा जब गवर्नमेंट के पास जा रहा है तो एक टाइप से जो मार्केट है उसमें पैसे की कमी हो रही है। तो ऐसा कोई भी गवर्नमेंट का इनिशिएटिव नहीं है कि मार्केट में पैसे की कमी होनी चाहिए। लोगों के हाथ में पैसे की कमी ऑलरेडी है, वो बढ़ाना नहीं चाहती है गवर्नमेंट, तो इसके लिए सेलिंग नहीं कर रही है, बाइंग कर रही है। और बाइंग करने से क्या होता है कि गवर्नमेंट जब अपने बॉन्ड्स खरीदेगा मार्केट से तो क्या होगा, बॉन्ड्स के जगह पे लोगों के पास मार्केट में पैसा जाएगा, तो एक टाइप से पैसे का इंजेक्शन होगा। तो आपके 2 और 3 स्टेटमेंट भी गलत हो गए, तो यहाँ पे आंसर क्या आ गया, 1 ओनली। अब चलते हैं करंट अफेयर्स की तरफ। करंट अफेयर्स में बातें चल रही है कि आइडियल शेप क्या होना चाहिए, इकोनॉमिक रिकवरी, जो इकोनॉमी अब स्लो डाउन तो देख लिया, अब ईज कर रहे हैं लॉकडाउन, तो देख रहे हैं कि रिकवरी का जो शेप होना चाहिए वो, क्योंकि कर्व्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। कोई भी आप इकोनॉमी का एग्जाम देने जाइएगा जिसमें इकोनॉमी है तो कर्व्स जरूर पूछ लेंगे कि लॉरेंज कर्व क्या है, डिमांड सप्लाई कर्व अगर अप शिफ्ट हो रहा है, डाउन शिफ्ट हो रहा है तो क्या उसका इंपैक्ट पड़ रहा है, उससे हम क्या इंटरप्रेट कर सकते हैं, क्योंकि दीज आर कंसीडर्ड एज बेसिक्स ऑफ इकोनॉमी। ठीक है, तो ये आपको कर्व्स पता होने चाहिए। कोई भी आप इकोनॉमी के, अगर आपने सेबी का फॉर्म भरा है वहां भी आप इकोनॉमी का अगर टॉपिक है तो वहां भी आपको पता होना चाहिए। अगर आपने एओ का फॉर्म भर रखा है यानी ऑडिट ऑफिसर, ऑडिट सर्विसेज में आपने भर रखा है एसएससी का, तो वहां भी आपको इस टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे कर्व पे। तो ये बहुत ही ज्यादा बेसिक और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो जेड टाइप का कर्व क्या होता है, ये मोस्ट ऑप्टिमिस्टिक है कि ऐसा मान रहे हैं कि अभी तो देखिए जीडीपी है, ये इस एक्सिस पे तो जीडीपी अभी स्लो डाउन हुआ है, तो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एकदम सडन राइज होगा और ये जो एक्सपेक्टेड था उससे भी ज़्यादा राइज कर जाएगा और उसके बाद तो स्लो होके जो मर्ज हो गया जाएगा, जो प्रोजेक्टेड जीडीपी था उसमें मर्ज हो जाएगा। तो ये बहुत ही ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक है। वी शेप क्या है, उसमें भी करेक्टली जो है वो जो इकोनॉमिक कोर्स है उस पर जीडीपी आ जाती है, लेकिन इसमें वी शेप में आती है और ये जल्दी ही आती है, लेकिन इसमें ऊपर नहीं जा रहा है, तो ये मोस्ट ऑप्टिमिस्टिक हो गया और ये भी अच्छा इकोनॉमी के लिए। यू शेप में क्या है कि थोड़ा सा स्लगिश होता है, मतलब धीरे धीरे, यानी डायरेक्ट स्ट्रेट कर्व नहीं। आपको पता होगा कि जो स्ट्रेट पाथ होता है हमेशा स्मॉलेस्ट होता है, तो वो पाथ ना फॉलो करके धीरे धीरे फॉलो करके आपका ऊपर आ रहा है, तो ये यू शेप बनता है। ये यू शेप, जो आपका स्लो डाउन हुआ वो तो आपका स्ट्रेट लाइन ही रहेगा, लेकिन जो रिकवरी का पाथ होगा वो यू शेप्ड होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए ताकि आपको क्लैरिटी आती रहे। अगर क्लैरिटी नहीं रहेगी अगर शेप में, तो आपको फिर वो क्या होगा, वो फिर आपको रट्टा मारना पड़ेगा वो सारा चीज। अब चलते हैं डब्ल्यू शेप में। डब्ल्यू शेप में क्या है कि रिकवरी करने का ट्राई किया है लेकिन फिर से स्लो डाउन हो गया है, फिर से रिकवरी करने का ट्राई किया है, लेकिन इवेंचुअली क्या हुआ है कि आपको जो जीडीपी प्रोजेक्टेड था उसमें जाके आपका ग्राफ मर्ज हो गया है। एल शेप इज द वर्स्ट केस सिनेरियो, तो आपको बेस्ट केस सिनेरियो और वर्स्ट केस सिनेरियो आपको तो पता होना चाहिए। उसमें बोला जाता है कि आपका रिकवरी कभी नहीं होगा, एक स्टेप आपने प्रोजेक्ट कर रखा था कि 4%, तो वो कभी नहीं 3% पे ही आपका रह जाएगा और जो प्रोजेक्टेड था वो प्रोजेक्टेड ही कभी आपका कवर नहीं कर पाएगा। और ये मतलब बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग फ्यूचर में, जैसे आपने पढ़ा है ना कि 2 पैरेलल लाइंस मीट एट इन्फिनाइट, तो उसी तरह से कभी इन्फिनाइट पे वो मीट करेंगे, कभी हम लोग रिकूप कर लेंगे। ठीक है, तो वो आपका एल शेप्ड कर्व बताता है। तो ये सबसे ज़्यादा पेसिमिस्टिक हो गया और सबसे हाईली ऑप्टिमिस्टिक हमने ऑलरेडी देख लिया है। उसके अलावा आप जो जे शेप्ड कर्व और सूस कर्व और इन्वर्टेड रूट कर्व, ये आप खुद से बना लीजिए, ये हमने स्टेटमेंट दे रखे हैं। जे में मैं बता देता हूं कि जे में क्या होता है कि जो ये भी बहुत ही अनरियलिस्टिक सिनेरियो है। जैसे हमने देखा ना क्या हुआ, ये डब्ल्यू शेप में क्या हुआ, नीचे गई थी उसके बाद ऊपर, नीचे गई उसके बाद ऊपर चली गई, जो प्रोजेक्टेड था उससे ऊपर चली गई। तो अगर ये ऊपर ही चलती चली गई तो उसको हम जे कर्व बोलेंगे। तो ये जे है, ये जे शेप बन रहा है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो शेप बन रहा है वो जे है। या फिर जो आप लोग जब पोलो खेलते हैं जो लोग, या फिर गोल्फ खेलते हैं, तो उनका जो स्टिक होता है या फिर हॉकी स्टिक, उस टाइप का कर्व होता है, तो इसको हॉकी स्टिक कर्व भी बोला जाता है कभी कभी। तो ये आपका जे शेप्ड बनता है और ये जो प्रेडिक्टेड था उससे जाके ऊपर ये सेटल होता है, इसलिए बोला जाता है कि ये अनरियलिस्टिक सिनेरियो है, कि ऐसा तो नहीं होने वाला है। तो ये सारे कर्व्स देख लिए, लेकिन देखिए क्योंकि ये आपका मेन स्ट्रीम हो गया, अब जहां भी जाएंगे तो ये सारे न्यूज आपको मिल जाएंगे कि हाँ ये एल शेप जे शेप, लेकिन
क्योंकि मैंने पहले भी बताया कि यूपीएससी जो मेन स्ट्रीम है वो क्वेश्चंस उस पर फोकस नहीं करेगा और आपसे पूछने लगेगा जो मेन स्ट्रीम क्वेश्चंस नहीं है। तो आपको लिंक करना है इसको आपके जो ऑलरेडी स्टैटिक टॉपिक्स हैं उससे, और उसमें क्या क्या कर्व्स की बातें आती हैं, तो डिमांड कर्व क्या होता है, सप्लाई कर्व क्या होता है, और उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कर्व्स क्या क्या हैं। मैंने इसमें कुछ लिस्ट ऑफ कर्व्स दे रखे हैं, आपको ये सारे रिवीजन कर लेने हैं। अगर नहीं पता है तो एक एक लाइन का आपका 20 कर्व है, तो 20 लाइन से ज़्यादा का नोट्स नहीं बनने वाला है। और कैसे बनाना है वो भी मैं बता देता हूँ। जैसे लेफर कर्व होता है, तो क्या होता है लेफर कर्व, तो रिलेशनशिप बिटवीन टैक्स रेट्स एंड अमाउंट ऑफ टैक्स रेवेन्यू। इसका शेप क्या होता है, इन्वर्टेड यू। तो अगर आप ईपीएफओ का एग्जाम दे रहे हैं तो आपके लिए इतनी जानकारी मोर देन इनफ है। लेकिन अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज के लिए भी आप टारगेट कर रहे हैं तो आपके जो इंपॉर्टेंट कर्व्स हैं उसको कैसे रिलेशनशिप वर्क करता है, कैसे टैक्स रेट डिक्रीज करेगा, किस पॉइंट पे मैक्सिमम आता है, किस पॉइंट पे मिनिमम आता है, यानी इसको थोड़ा सा डिटेल में जानने की भी ज़रूरत होती है। तो वो हम लोग जब इकोनॉमी के सिलेबस में आएंगे तो वो ये सारे कर्व्स अच्छे से पढ़ेंगे और उनको डिटेल में भी देखेंगे। लेकिन अभी करंट अफेयर सेशन आपका 1-1.5 घंटे या 2 घंटे का तो है नहीं, फुल लेक्चर है नहीं, तो हम लोग इसको बेसिक ओवरव्यू देख लेते हैं। और आपको ये सारे टॉपिक्स जहां भी आप इकोनॉमी में पढ़ेंगे वहां से होना ही चाहिए। अगर नहीं हो रहा है तो यानी आपका जो सोर्स है वो आपके एग्जाम के बेसिस पे नहीं है। फिलिप्स कर्व क्या होता है, रिलेशनशिप बिटवीन अनएम्प्लॉयमेंट रेट एंड इन्फ्लेशन, यानी आपका, और ये इनवर्स रिलेशनशिप बताता है, यानी इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो क्या होगा, अनएम्प्लॉयमेंट घटेगा, अगर इन्फ्लेशन डिक्रीज करेगा तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। वैसे ही लॉरेंज कर्व क्या वो बातें करती है, तो वो इनइक्वलिटी के बारे में बातें करती है। यहाँ पे रैन कर्व बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है और ये आपको जल्दी मिलेगा भी नहीं कहीं, इसको आपको नेट पे से ही सर्च करके पढ़ना पड़ेगा। तो ऐसे आप पढ़िएगा तभी आपका बेनिफिट होगा यूपीएससी में। देखिए ये कर्व कहीं आपको करंट अफेयर्स में नहीं मिलेगा, लेकिन ये करंट अफेयर्स से ही लिंक्ड है। ये कर्व्स की बातें चल रही है तो आपको इंपॉर्टेंट कर्व्स पता होने चाहिए। और क्यों ये इंपॉर्टेंट है, देखिए ये दिस इंडिकेट्स दैट ए लेवल ऑफ गवर्नमेंट स्पेंडिंग दैट मैक्सिमाइजेज द इकोनॉमिक ग्रोथ। ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट एकदम से खुलेआम पैसा खर्च करना शुरू कर दे और जीडीपी का, आप देख रहे हैं ना, जीडीपी का आप 100% का खर्च कर दीजिएगा तो आपका फुल इकोनॉमिक ग्रोथ होने लगेगा। यानी अभी आप देख रहे हैं कि ये ट्रेंड चल रहा है वर्ल्ड में कि हाँ लोग 60% ऑफ जीडीपी, 80% ऑफ जीडीपी का पैकेज निकाल रहे हैं, यानी खर्च करेंगे उतना। तो उससे क्या होगा कि क्या उसको ट्रांसफॉर्म किया जाता है इकोनॉमिक ग्रोथ में, तो ये कर्व उसी की बात करता है और ये बोलता है कि इसका शेप इन्वर्टेड यू होगा। और ऐसा माना जाता है कि ऑप्टिमल लेवल ऑफ गवर्नमेंट स्पेंडिंग होनी चाहिए 15 to 25% ऑफ जीडीपी। उससे ज़्यादा अगर खर्च करेगी तो इन्वर्टेड यू शेप है, यानी उससे ज़्यादा खर्च करेगी तो भी आपका क्या होगा, ये देखिए, यानी जो इन्वर्टेड यू ऐसा ही बनता है ग्राफ, यानी आपका जो ग्रोथ है वो कम होगा। और वो आपका एक टाइप से आप जैसे जैसे बढ़ाएंगे वो बढ़ते जाएगा, लेकिन एक लिमिट के बाद जैसे जैसे बढ़ाएंगे वो घटने लगेगा। अब चलते हैं दूसरे न्यूज़ में रहा है कि जैसे आपका अपना जो पैंडेमिक है उसके बीच में अपना जो फॉरेक्स रिजर्व है वो ऑलमोस्ट मैक्सिमम पहुंचने वाला है और 500 बिलियन मार्क टच करने वाला है। तो ये तो न्यूज़ की बातें हो गई, लेकिन जो फॉरेक्स रिजर्व है वो आपका एकदम से स्टैटिक पार्ट है और इसको पता होना चाहिए। तो उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें पता होनी चाहिए वो तो हम लोग इकोनॉमी में देखेंगे। इस पे क्वेश्चन करके 2-4 जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं वो देख लेते हैं। तो क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कंपोनेंट ऑफ इंडियाज फॉरेक्स रिजर्व, तो इसमें फॉरेन करंट एसेट्स आते हैं, बिल्कुल सही, गोल्ड भी आता है, एसडीआर ऑफ आईएमएफ भी आता है, और साथ ही साथ ऑल ऑफ द अबव, यानी इसका आंसर फिर हो गया क्या, ऑल ऑफ द अबव। इसके अलावा आरटीपी यानी रिवर्स ट्रांसपोजिशन भी आता है। तो ये 4 जो हैं आप हमारे क्या है फॉरेक्स रिजर्व के क्या है कंपोनेंट हैं। तो ये तो हमें पता चल गया कि क्या है फॉरेक्स रिजर्व। अब चलते हैं कि ये भी क्वेश्चन भी आता है कि कौन सा पार्ट है जो मैक्सिमम है, इसमें सीक्वेंस पूछ देगा। तो सबसे ज्यादा आपका फॉरेन करेंसी एसेट्स है, उसके बाद गोल्ड है, उसके बाद एसडीआर है, इसलिए मैंने सीक्वेंस में ही दे दिया ताकि आपको याद करने में भी इजी हो। उसके अलावा जो करेंसीज हैं, जिस करेंसीज में जैसे एसडीआर है, एसडीआर को करेंसीज में मेंटेन किया जाता है, तो कौन कौन से जो
बास्केट ऑफ करेंसीज ऑफ एसडीआर हैं, तो उसमें यूएसडी है, यूरो है, चाइनीज येन है, जापानीज येन है सॉरी, पाउंड है, और साथ ही साथ चाइनीज जो है रेम्बी भी हैं। तो ये आपको देखना है, ये 2016 के आसपास इसमें एक जो इसमें आपको बताना है कि कौन सा जो है जो लेटेस्ट एडेड है, जापानीज रेम्बी एडेड लेटेस्ट है कि चाइनीज रुम्बी है जो वो लेटेस्ट एडेड जो है जो बास्केट में, और ये हर 5 साल पे रिव्यू होता है। तो ये आप समझ लीजिए कि 2021-22 के आसपास ये फिर से इसको रिव्यू करेंगे कि किसी करेंसी को ऐड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और उसके अलावा आपके पास क्लैरिटी होनी चाहिए कि एसडीआर वर्सेस आरटीपी, एसडीआर और आरटीपी में क्या अंतर है। आपने इकोनॉमी अगर अच्छे से पढ़ रखा है तो आपको ये पता होना चाहिए, नहीं पता है तो चिंता मत कीजिए, हम लोग तो डिस्कस करेंगे ही, तब तक के लिए आप नेट से कहीं से पढ़ लीजिए, जब इकोनॉमी के लेक्चर्स आएंगे ये सारी चीज़ें आएंगे। तो आरटीपी क्या है, एक क्वेश्चन कर लेते हैं, थोड़ा सा बेसिक ओवरव्यू ले लेते हैं। तो इट इज़ अ सेगमेंट ऑफ IMF मेंबर्स कंट्रीज कोटा दैट इज एक्सेसिबल विदाउट फी, यानी एक आपका जो IMF का कोटा है उसमें एक सेगमेंट है जिसको आपको अगर प्रॉब्लम हो रही है तो वहां से आप पैसे ले सकते हैं, और वो पैसे आपके क्या होंगे, वो विदाउट एनी फी, यानी उस पर कोई इंटरेस्ट वगैरह नहीं लगेगा। अगर उस कोटा से आप ज़्यादा, यूजुअली अब 25% होता है, अगर उस कोटा से आप ज़्यादा लीजिएगा तो क्या होगा कि उस पे आपका इंटरेस्ट लगेगा। तो उसको फिर हम लोग क्या बोलते हैं, उसको क्रेडिट ट्रांस बोलते हैं, आरटीपी के जगह पे उसको क्रेडिट। तो आरटीपी वर्सेस क्रेडिट ट्रांस भी आपको पता चल गया इससे। उसके बाद आप देखते हैं कि एसडीआर इज अ पार्ट ऑफ इंडियन फॉरेस्ट बट आरटीपी इज नॉट। तो हमने देखा कि अभी चार चीजों में आरटीपी भी आता है, तो गलत स्टेटमेंट क्या हो गया, ये आपका सी हो गया। हमें यहाँ पे क्या फाइंड करना था, इनकरेक्ट स्टेटमेंट ही, जैसा कि हमारे हर क्वेश्चन में इनकरेक्ट स्टेटमेंट ही मोस्टली फाइंड करना होता है। तो अगर कहीं मिस हो जाए तो आप उसको अज्यूम कर लीजिएगा कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट ही फाइंड करना था। तो अब चलते हैं पॉलिटी के न्यूज में। पॉलिटी के न्यूज में दो बहुत ही ज्यादा न्यूज में रहे, एक तो कैट न्यूज में रहा, एक जीएसटी न्यूज में रहा। तो क्या है, तो कैट क्या है, तो कैट में हुआ कि जम्मू एंड कश्मीर में नया कैट बेंच, कैट ट्राइब्यूनल बनाया गया है। तो क्या कैट क्या है, तो कैट पे क्वेश्चन कर लेते हैं। तो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल वाज एस्टैब्लिश्ड बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट namely Administrative Tribunal Act 1985 as a sequel to 42nd Amendment Act of Constitution inserting this, यानी 42nd Amendment of Constitution of India ने एक प्रोविजन ऐड किया था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, जिसमें बताई गई थी कि एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल जो है स्टेट वो बना सकती है और कितने टायर की बना सकती है, ये सारी बातें भी की गई है। और ये जब हम पॉलिटी में आएंगे, ये जो पोजीशन पे आएंगे एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स के बारे में बात करेंगे, तो ये सारी चीजें देखेंगे। अभी क्वेश्चन कर लेते हैं, थोड़ा सा टाइम कम है इसलिए क्वेश्चन कर लेते हैं डायरेक्टली। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल एंड चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। कमेंट करके आंसर बताते रहिए, जिनको पता है, जिनको नहीं पता है वो ध्यान से सुने। और ये जब पीडीएफ सर्कुलेट होता है, इससे नोट्स अपने वर्ड में बनाते रहें। अगर अपने वर्ड में नोट्स नहीं रहेगा तो वो वेस्ट हो जाएगा। इट इज एस्टैब्लिश्ड अंडर आर्टिकल, तो ये आपका बिल्कुल सही है, आर्टिकल 323A अभी हमने देखा। उसके बाद ये क्या किस चीज़ों को हैंडल करता है, तो कंप्लेंट्स रिगार्डिंग रिक्रूटमेंट एंड कंडीशन ऑफ सर्विस ऑफ पर्संस अपॉइंटमेंट इन द पब्लिक सर्विस। तो अब यहाँ पे जब पब्लिक सर्विस में सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट कर रही है, जो जम्मू एंड कश्मीर का देख रहे हैं कि पीएफओ का भी ऑफिस वहाँ खुल गया है, तो क्या होगा इसका इवेंचुअली क्या होगा कि आपका वहाँ पे कैट डिस्प्यूट्स आएंगे, जब अपॉइंटमेंट हो रहे हैं तो डिस्प्यूट्स भी आएंगे, तो उसके लिए कैट बनाया गया वहाँ पे। और इट हैज़ पावर टू एक्सरसाइज द सेम जुरिस्डिक्शन एंड अथॉरिटी एज कंपिटेंट ऑफ इटसेल्फ एज हाई कोर्ट। हाई कोर्ट की तरह देखिए बहुत जगह पे आपका सिविल कोर्ट होता है, तो आपको ध्यान देना है कि सिविल कोर्ट और हाई कोर्ट जहाँ पे लिखा हुआ है तो वहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि आप कंफ्यूज्ड ना हो जाएं, इसलिए यहाँ पे हाई कोर्ट था तो ये हमने स्टेटमेंट दे दिया, तो आपका ये स्टेटमेंट भी सही है। इट इज बाउंडेड बाई प्रोसीड्योर प्रेस्क्राइब्ड बाई सिविल प्रोसीड्योर कोड, तो ये आपका स्टेटमेंट गलत है। ये दीज ऑपरेट ऑन द बेसिस ऑफ नेचुरल जस्टिस प्रिंसिपल,
ठीक है, तो ये आपका स्टेटमेंट गलत है। और ऐसा ही हमने स्टेटमेंट एक और ट्राइब्यूनल के बारे में देख रखा है, और वो कौन सा था, एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल। वो भी दैट आर नॉट बाउंड बाय द प्रिंसिपल ऑफ सिविल और क्रिमिनल प्रोसीड्योर, वो हमारे नेचुरल जस्टिस प्रिंसिपल पे मोस्टली वर्क करते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग जीएसटी के बारे में भी देख लेते हैं। तो इसको इंट्रोड्यूस पहले कब किया गया था, 2014 में एज ए 102nd अमेंडमेंट बिल। तो ये स्टेटमेंट सही है। सेकेंड स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि आर्टिकल 245 ए बात करता है किस चीज से रिलेटेड में, तो स्टेट हैव पावर टू टैक्स गुड्स एंड सर्विसेज। तो ऐसा स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि ये आर्टिकल बात नहीं करता है, ये आपका 246 ए बात करता है। तो क्यों मैंने ये ऑप्शन दिया, क्यों इसमें आपका मॉडिफाई किया? यूजुअली क्या होता है कि यूजुअली 50 to 60% क्वेश्चंस में डेटा मॉडिफाई नहीं होता है, और इससे भी ज़्यादा आपका 80% तक आप यूपीएससी में देखेंगे कि यूपीएससी जल्दी डेटा मॉडिफाई नहीं करता है। लेकिन कुछ क्वेश्चंस में आपके डेटा भी मॉडिफाई होते हैं, यानी आर्टिकल दिया हुआ है उसको मॉडिफाई कर देंगे, डेट दिया हुआ है उसको भी मॉडिफाई कर देंगे। क्यों? क्योंकि एज ए बेसिक प्रिंसिपल कोई ना लेके चले कि 100% जो यूपीएससी में जो डेट दिया हुआ है वो करेक्ट हो, तो आपके डेटा भी मॉडिफाई हो सकते हैं। ये तो आपको क्या करना है इस केसेस में, आप एलिमिनेशन मेथड यूज करिए। आपको पता है कि 279 जीएसटी काउंसिल के बारे में बात करता है, और ये बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में भी रहता है। आपको ये भी पता है कि पहली बार 2014 में इंट्रोड्यूस हुआ था, तो ये भी सही स्टेटमेंट है। काउंसिल इज चेयर्ड बाय फाइनेंस मिनिस्टर, ये भी सही है। लेट्स से कि आपको ये दोनों में फंस गए हैं, तो आप फिर ये दोनों में आप चूज भी कीजिएगा, तो आपका बहुत ही हाई प्रोबेबिलिटी है कि आप इस आंसर को सही ही करके आएंगे। तो इसका आंसर क्या हो गया? आंसर बी। अब साइंस के न्यूज में चलते हैं। तो हैक्टिविस्ट यानी हैकिंग, ये किससे बना है? जो एक्टिविस्ट लोग जो हैकिंग का यूज करते हैं, तो हैक प्लस एक्टिविस्ट, उन लोगों ने, जिसका नाम क्या है, एनोनिमस, उन्होंने क्या किया है कि एक साइबर अटैक किया है। जो ब्लैक लाइव्स मैटर करके ये जो चल रहा है, जो न्यूज़ में चल रही है बात यूएस की, उसी से रिलेटेड है। तो आपको इसमें क्या देना है, आपको एनोनिमस क्या है ये पता होना चाहिए कि ये एक एक्टिविस्ट ग्रुप है, और साथ ही साथ किस टाइप के अटैक्स होते हैं, क्योंकि आपका कंप्यूटर भी है ना, आपके टॉपिक में पीएफओ में कंप्यूटर भी है, तो वो सारे अटैक्स आपको पता होने चाहिए। तो क्वेश्चन करके हम लोग देख लेते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग ऑफ टाइप ऑफ साइबर अटैक एंड चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो डिनाइल ऑफ सर्विस, या फिर जिसको बोला जाता है डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस, या इसको डॉस अटैक भी बोलते हैं, या फिर डी डॉस अटैक भी बोलते हैं। इसमें क्या करते हैं कि हैकर स्वाम्प ए वेबसाइट सर्वर विद डेटा दैट कॉजेज इट टू क्रैश। ठीक है, ऐसा होगा कि आपका लॉगिन का डेटा है या फिर रजिस्ट्रेशन का डेटा है। तो क्या आपका छोटा सा साइट है, आप रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं, जैसे कि हम लोगों का ही साइट है, पता कोई हैकर आया, पता चला 1 मिलियन 2 मिलियन रजिस्ट्रेशन कर दिया ऐसे ही फेक डेटा से। ठीक है, तो वो आपका डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक हो उस पे हो गया। तो उससे क्या होगा कि आपका जो पूरा डेटाबेस भर जाएगा, और आपका, अगर आपके पास उतना स्पेस नहीं है, तो आपका पूरा सर्वर ही क्रैश कर जाएगा। दूसरा क्या होता है कि आपके जो साइट है उस पर इतने ज़्यादा रिक्वेस्ट, इतने ज़्यादा पिंग देने लगेंगे वो लोग, कि आपका जो है साइट का जो सर्वर स्पीड है या जो बैंडविड्थ है वो एकदम से बिल्कुल स्लो हो जाएगा। आपका एक्चुअल ट्रैफिक नहीं है, लेकिन पिंग दे दे के वो आपका, तो देखिए ये ज़्यादा टेक्निकल बातें हो गई, मैं एक टाइप से बस आपको क्या होता है वो बता रहा हूँ। डिफेसमेंट क्या होता है कि हैक करके आपका जो साइट में कुछ और था, उसमें 2-4 फोटो और कुछ और चीज़ें, या फिर मैसेज लगा दिए कि यू हैव बिन हैक्ड। तो ऐसा होता है, यूजुअली हम लोग दोस्त लोग भी करते हैं कि किसी का फेसबुक प्रोफाइल का पासवर्ड निकाल के उसमें कुछ और फोटो भी डाल देते हैं। तो एक टाइप से वो क्या है, एक टाइप का वो डिफेसमेंट है। डॉक्सिंग क्या होता है कि प्राइवेट एंड सेंसिटिव इंफॉर्मेशन स्टोल की कर ली जाती है। जैसे किसी का, आपने देखा होगा कि बहुत सारे सेलिब्रिटीज लोग थे, उनके साथ हुआ था कि उनके जो प्राइवेट पिक्चर्स थे उसको लीक कर दिया गया था, स्टोल कर लिया गया था, और उसको नेट पे लीक कर दिया गया था। तो वो एक टाइप से क्या था, डॉक्सिंग था। रीडायरेक्शन क्या होता है कि आपकी जो ट्रैफिक है वो आपको चेंज कर देंगे। जैसे आपने अमेजन खोला,
आपका क्या करेंगे कि अमेज़न तो साइट वही रहेगा, आपका रीडायरेक्ट करके वो लोग अपना एक अमेज़न साइट बनाए रखेंगे, उसमें रीडायरेक्ट कर देंगे। या फिर जो पेमेंट का पेज है उसको रीडायरेक्ट कर देंगे आपने कुछ साइट पे, तो वहाँ पता चला आपने कार्ड डिटेल्स डाला है, वो सारा कार्ड डिटेल्स आपका चोरी हो गया। फिशिंग क्या है? फिशिंग इज यूज्ड फॉर एक्सट्रैक्टिंग पर्सनल डेटा। फिशिंग करके आपका पर्सनल डेटा आपसे एक्सट्रैक्ट करेंगे कि कुछ दे दिया कि आप फॉर्म दे दिया, आपसे भरवा लिया गया कि आपका नाम क्या है, आपका फ़ोन नंबर क्या है, आपका एज क्या है, आपकी मदर्स नेम क्या है। और जैसे होता है ना कि कई जगह होता है कि जैसे आप पासवर्ड भूल जाते हैं तो वो पर्सनल डेटा ही यूज़ की हो, वो पूछी जाती है कि आपका मदर का मिडिल नेम क्या है, आपका फर्स्ट पेट नेम क्या है। उसके तरह वो फिर उस डेटा को बहुत ही या तो वो डेटा बेच देते हैं या फिर उसी डेटा के थ्रू और भी हैकिंग करते हैं। तो ये सारे तो हो गए। अब करंट अफेयर्स में चलते हैं। तो यूवीसी बेस्ड एक कैबिनेट बनाया गया, एक डिसइंफेक्टेंट बनाया गया है। तो हमने देख रखा है कि यूवीबी, यूवीए और यूवीसी में क्या क्या अंतर है। उसमें हमने देखा था कि कौन सा जो यूवीबी या ए या सी कौन सा इंपॉर्टेंट है हमारे विटामिन डी बनाने के लिए। तो वो आप क्वेश्चन कमेंट करके बताइए। साथ ही साथ हमने देखा था कि यूवी बेस्ड जो एक डिसइंफेक्टेंट था वो कौन था? ध्रुव था। उसके अलावा हमने जो ओजोन बेस्ड भी डिसइंफेक्टेंट पढ़ रखा है, उसका नाम आप कमेंट करके बताइए। और ये कैबिनेट क्या यूज करेगा? यूवीसी लाइट यूज करेगा। और हमने इसके वेवलेंथ्स भी देख रखे थे, तो थोड़ा सा इसमें फिर से रिमाइंडर कि ये अराउंड ये वेवलेंथ होगा। और वो क्या करेगा कि जो ये रेज होता है, जो आरएनए होता है, हमने देख रखा है कि वायरस क्या होता है, बस एक आरएनए चेन होता है। तो वो आरएनए चेन जो वायरस का है वो आपका ऑब्जर्व कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। और वो क्या होगा? एब्जॉर्ब करने के बाद वो आपका, क्योंकि उसमें एनर्जी बहुत ज़्यादा है, तो वो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को डैमेज कर देती है। तो ये जो अपना फंक्शन है वो नहीं कर पाते हैं। अनन्या क्या है? तो अनन्या के बारे में भी जान लेते हैं कि किसके द्वारा ये डेवलप्ड है। तो ये भी स्टेटमेंट सही है यहाँ पे। और ये क्या है? एक वाटर बेस्ड स्प्रे है जो कि इफेक्टिव 24 आवर तक रहता है। और ये आपको इसको यूज़ कर सकते हैं फैब्रिक, मेटालिक ऑब्जेक्ट और प्लास्टिक को डिसइंफेक्ट करने में। और साथ ही साथ इसका इम्पैक्ट बहुत ही कम है, क्योंकि यूजुअली जो डिसइंफेक्टेंट होते हैं वो टॉक्सिक होते हैं, लेकिन ये बहुत ही नेग्लिजिबल अमाउंट में ये टॉक्सिसिटी है और ह्यूमन को इम्पैक्ट नहीं करेगी। तो ये आपका स्प्रे के बारे में था। तो इसमें तीनों स्टेटमेंट सही है, तो यहाँ पे फाइंड करना था इनकरेक्ट स्टेटमेंट, तो इसका आंसर हो गया नन ऑफ द अबव। बोनस वन लाइनर्स में चल देते हैं। तो आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने क्या किया? इंडिया फर्स्ट ऑनलाइन वेस्ट एक्सचेंज, देखिए यहाँ पे फर्स्ट ऑनलाइन वेस्ट एक्सचेंज प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। कौन से स्टेट ने? तो आंध्र प्रदेश ने। डायरेक्ट सीडिंग ऑफ राइस क्यों इंपॉर्टेंट है? ज्योग्राफी के क्वेश्चन ऐसे ही डायनेमिक टॉपिक्स में आ जाते हैं कि डायरेक्ट सीडिंग ऑफ राइस का इम्पैक्ट क्या है। एक तो स्टेटमेंट दे देगा कि क्या उसमें प्री जर्मिनेटेड सीड्स डालते हैं या नॉर्मल सीड्स डालते हैं या फुल्ली जर्मिनेटेड सीड्स डालते हैं या प्लांट बना हुआ होता है वो डालते हैं। तो ऐसा भी एक स्टेटमेंट रहेगा। और ये जरूरी नहीं है कि इस पे पूरा क्वेश्चन हो, ये एक स्टेटमेंट के फॉर्म में। लेकिन एडवांटेज और डिसएडवांटेज पे आपके ऐसे क्वेश्चंस बहुत आते हैं। तो आपका एडवांटेज जैसे डायरेक्ट सीडिंग ऑफ राइस है, ये एक टेक्निक है। उसके अलावा और भी बहुत सारे राइस, जब हम लोग ज्योग्राफी में कभी आएंगे तो देखेंगे कि राइस का बहुत सारे टाइप का होता है कि राइस को यूज करने, कुछ जापानीज मेथड है, कुछ इंडियन मेथड है, कुछ ट्रेडिशनल मेथड है। तो वो सारे देखेंगे और उसमें क्या क्या एडवांटेज हैं, क्या क्या लिमिटेशंस हैं, वो भी हम लोग देखेंगे। तो इसमें क्या होता है? वाटर सेविंग है, लेस लेबर है और रिड्यूसेस मीथेन इमिशन। उसके अलावा लिमिटेशंस क्या है कि क्योंकि इसमें आप लोग टिलिंग नहीं कर रहे हैं ज़्यादा, तो हर्बिसाइड्स का थोड़ा जो है यूज लगता है इसमें। और उसके अलावा जो सीड है वो भी ज़्यादा क्वांटिटी में यूज होता है। और जो लेवल है, सरफेस है, उसको लेवलिंग करने की ज़रूरत होती है। और जो टाइमली आपको सीडिंग करना होगा, क्योंकि आप जर्मिनेटेड सीड डाल रहे हैं और हो सकता है अगर पानी पड़ गया तो क्या होगा कि वो सीड आपका जो है वो गल जाएगा या फिर उसको बोला जाता है सड़ जाएगा। तो आपका ये इंपॉर्टेंट है। इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि मीथेन इमिशन कम करता है। और ऐसे क्वेश्चन में जब भी आपको डाउट हो ना कि एडवांटेज है ये या फिर डिसएडवांटेज है, तो आप ऑलवेज चूज कीजिए एडवांटेज। क्योंकि यूजुअली एडवांटेज, देखिए ये सब भी है ना, तो इसमें भी कोई रिसर्च पेपर आएगा वो बोलेगा कि नहीं, इसमें क्या होता है कि इसमें हर्बिसाइड का जरूरत ही नहीं, उतना जरूरत नहीं पड़ेगा, बिकॉज दीज आर रिसर्च टॉपिक्स। तो हमेशा आप प्रो एडवांटेज जाइए, क्योंकि जो
कोई भी ये क्वेश्चन उठाए जाते हैं वो रिसर्च टॉपिक से ही उठाए जाते हैं, तो वो आपके एडवांटेज पे जो होते हैं, ये आपके एडवांटेज पे ही उनका फोकस होता है। उन लोगों का रिसर्च ये नहीं होता है कि इस मेथड की कितनी खामियां हैं ये जानी जाए। इसका जो फोकस होता है वो होता है कि इस मेथड से कितना एडवांटेज होगा वो जाना जाए। तो ज़्यादा चांसेस होते हैं कि एडवांटेज वाले पॉइंट्स दिए जाते हैं क्वेश्चन में, तो उसी तरह से आपको चूज करना है। तो चलिए आज का सेशन यहीं पे ख़त्म करते हैं। आपको दो चार चीज़ें मैंने एक्स्ट्रा पढ़ने के लिए भी दे दी हैं, वो आप खुद से पढ़ के नोट्स में ऐड कर लीजिए। दो चार चीज़ें हमने दे दी है कि आप जो जैसे ये सारे मैंने पूछ रखा है क्वेश्चन कि ओजोन का कौन बेस्ट कौन है, तो बहुत लोगों ने कमेंट नहीं किया, इसका मतलब वो लोग रिवाइज नहीं कर रहे हैं। तो आप जाके कम से कम थोड़ा सा तो पलट लें ना अपना नोट्स जो बना हुआ है। अगर आप ऐसे ही सिर्फ लेक्चर सुनते जाएंगे तो आपका एग्ज़ाम 1 साल बाद होने वाला है, तो आपका जो आप समझ रहे हैं कि आपका जब 1 महीने में आपका इतना लॉस हो चुका है डेटा, अगर आप रिवाइज नहीं करेंगे तो वो पूरा ही गायब हो जाएगा। तो चलिए यही मेरा मैसेज था। फिर से मिलते हैं कल डेली करंट अफेयर सेशन में।